डन। चलो यार बच्चों, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीएमए इंटर ग्रुप 2 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आ जाओ फटाफट से ध्यान दे दो सब लोग। हाँ, क्या दिया है बेटा इस क्वेश्चन में, एक बार देखना। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है बेटा, 51,12,000। फर्नीचर फिटिंग्स दे दिया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है मुन्ना? कोई तो कैपिटल असेट इन प्रोसेस है ना, हमने देखा था एक लेक्चर के अंदर में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगता है कैपिटल असेट इन प्रोसेस है, ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कहाँ पे जाएगा ये? फिक्स असेट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, फर्नीचर फिटिंग फिक्स असेट। कॉल्स इन अरियर्स कहाँ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल दिखाएंगे, शेयर कैपिटल का जो फाइनल पेड अप कैपिटल हम लोग दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? कॉल्ड अप माइनस अरियर इज इक्वल टू आउटर कॉलम में दिखा देंगे पेड अप, नोट्स के अंदर में लिख लेंगे। उसके बाद कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड में अंडर द हेडिंग करंट असेट। 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन। हाँ, एक बच्ची ने मेरे ख्याल से सवाल पूछा था, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन है ना, और मैंने बोला था उस समय कि क्वेश्चन नंबर 4 का है, हम लोग देखेंगे आगे। कुछ नहीं है, ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन है, मतलब ये हमने लोन सरकार को दिया है। सर आपको क्या समझा? देखो इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। ये देखो दिख रहा है क्या, ये मैंने सरकार को लोन दिया है। ये फिगर को करेक्ट करना, ये फिगर है 197,600, 19 लाख नहीं है, मतलब वो कॉमा वहाँ पे दे दिया ना, 1,97,600। ये सरकार को मैंने लोन दिया है और ये टैक्स फ्री लोन है का मतलब होता है इस पे जो कुछ मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है उस इंटरेस्ट पे मुझे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फ्री लोन, बरोबर है क्या? और ये लोन दिया हुआ है, बरोबर, एग्जम्प्टेड है इनकम इसकी। कितनी इनकम रहेगी इसकी, कोई मुझे बताएगा बेटा फटाक से, 2 सेकंड में? इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इस लोन के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कितना मिलेगा? एनीबॉडी? ओके, वेरी गुड। फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख, यहाँ पे दी है ना आगे। 2 लाख का कितना मिलेगा? 5%, कितना हो जाएगा? 10,000। बिल रिसीवेबल दे दिया है 272, गुडविल दे दिया है 3,20,000, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है 416, ट्रेड क्रेडिटर्स दे दिया है, जनरल रिजर्व दे दिया है, पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, बैंक ओडी दे दिया है, परचेज एंड रिटर्न्स, ये परचेज एंड रिटर्न में ये परचेज है और ये परचेज रिटर्न है, बराबर है। उसके बाद सेल्स एंड रिटर्न में ये सेल्स है और ये सेल्स रिटर्न है। एडवर्टीजमेंट दे दिया है, लीगल चार्जेस दे दिया है, कैरेज ऑन गुड्स ऑन परचेज दे दिया है, कैरेज ऑन गुड्स परचेज दे दिया है, वेजेस एंड सैलरी इंक्लूडिंग पीएफ दे दिया है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी आप में प्रोविडेंट फंड भरता है, मालूम है ना सभी को? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी आप में प्रोविडेंट फंड भरता है, एम्प्लॉयर का खर्चा है, सैलरी और पीएफ एक साथ में इन्होंने दे दिया, ठीक है। जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपने इनकम टैक्स के अंदर में देखा हुआ है, सैलरी टॉपिक के अंदर में, राइट। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दे दिया है बेटा, वो दिया है 10,82,000 एट कॉस्ट, बट उसकी मार्केट वैल्यू 12,10,000 है। कितना लेंगे हम लोग बैलेंस शीट में? 10,82,000, विच एवर इज लोअर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आगे और बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5%। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? चलो टिक करो ऊपर, डेटर 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 डेटर, ये ठीक है, स्टार मार्क लगा दो उसके सामने। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट वाज कैलकुलेटेड फॉर द अमाउंट ऑफ 2,86,400। थैंक यू, इन्होंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया, हम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। सारी फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है बेटा इतना, ऊपर सारी फिक्स असेट के ऊपर टिक मार्क लगा दो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है, लगा दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अलग से दिखा देंगे। अच्छा, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो है तो फिक्स असेट ही, ये जो डिप्रिसिएशन बोला है ऑन ऑल फिक्स असेट, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर भी है क्या? सारी फिक्स असेट पे बोला हुआ है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये फिक्स असेट है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो डिप्रिसिएशन बोला है ऑन ऑल फिक्स असेट, क्या वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे रहेगा क्या? ये तीनों भी फिक्स असेट है। हाँ बोलो, पर असेट में फिर दिखा क्यों रहे उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में? हाँ, कहाँ पे एक्सपेंस है? हम तो असेट में दिखा रहे हैं ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को, कभी देखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंस साइड में? नो। तो फिर बैलेंस शीट के असेट में क्यों दिखा रहे हो?
समझ रहे हो ना? तुम बोल तो रहे हो वो सही है, लेकिन फिर असेट में क्यों दिखाया आपने? तुम बोलते हो तुम्हें पीएनएल में दिखा देता हूँ, ऐसे चलेगा क्या पीएनएल में तुमको? नहीं, कहाँ दिखाओगे बोलो? असेट में कहाँ पे? करंट, नॉन करंट? नॉन करंट में दिखाया मतलब फिक्स है, तो डिप्रिसिएशन क्यों नहीं? बोलो, जनता जवाब जानना चाहती है। और कोई बोल तुषार? पहले तो ये बताओ डिप्रिसिएशन है क्या उस पर, यस और नो, फिर आगे की बात। वाई नो? सवाल समझ में आया सभी को? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? बोल बेटा, मुन्ना तू बता। ग्रीन टी शर्ट वाला बच्चा पेन खा रहा है, पेन मत खा, बोल। नहीं है? क्यों नहीं? हाँ हाँ, वो मेरे को भी दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस है। आपने बोला डिप्रिसिएशन नहीं है, बोल बेटा तुषार। हाँ ट्राई कर, सही बोल रहा है तू। हाँ बरोबर, क्या सेट में दिखाएंगे, बट डिप्रिसिएशन उसके ऊपर क्यों नहीं है? यही बैच ये बच्ची ने भी बताई। देखो, आपने बचपन में 11th स्टैंडर्ड में डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा था। डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होता है रे? असेट पुट टू यूज। वर्क इन प्रोग्रेस पुट टू यूज है क्या? नो, खेल खत्म। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे डिप्रिसिएशन नहीं है, सो इसलिए इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सही है ना? आपने जो जवाब दिया सभी ने वो सही है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पाठ मत करना। बस वो रेडी फॉर यूज से होता है ना। डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डेट असेट गेट रेडी फॉर यूज। सो आज के बाद अगर आप कोई कंपनी के अंदर में भी एज ए सीएमए ज्वाइन हो जाओगे और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और अगर आपसे बीओडी पूछ लेते हैं कि सही है भैया, ये भी तो ये है, क्या कहते हैं उसको, सही या नहीं भैया, भैया भैया ये भी तो हमारी फिक्स असेट है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या इच्छा रहती है, अगर उनको प्रॉफिट कम दिखाना है तो वो आपके पीछे लग जाएंगे, इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगाओ, इसके ऊपर भी लगाओ। तो आप उनके कहने पे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहते हैं, भैया हमें इस बार प्रॉफिट कम दिखाना है। प्रॉफिट कम दिखाना है तो खर्चे दिखाओ। अब खर्चे दिखाना है तो खर्चों के लिए बिल लगते हैं, बट डिप्रिसिएशन के लिए कोई बिल नहीं लगता। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस फिराक में रहते हैं कि भैया आप तो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रिसिएशन मार दो इसके ऊपर में, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उनको समझाना पड़ेगा ना। आप उनको बोल दोगे नहीं नहीं सर हमने तो लर्न किया हुआ है, उसके ऊपर नहीं लगता, तो उनको बोलना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 पहले था, बाद में आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, और 10 में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट असेट गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, वहीं से डिप्रिसिएशन स्टार्ट होगा, तब तक लगेगा नहीं। तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए मैंने स्टार मार्क नहीं लगाया। अगला वाला, सभी फिक्स असेट का डिप्रिसिएशन एक साथ दे दिया है, तो इन दोनों का आगे आ जाओ। और क्या बोला है? ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 फॉर द ऑडिट फी एंड 2,000 पेड टू द ऑडिटर फॉर अटेंडिंग टैक्सेशन मैटर ऑफ द कंपनी। ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर में 10,000 ऑडिट फी का है और 2,000 है ऑडिटर ने जो टैक्सेशन मैटर में कंपनी को हेल्प किया है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे ना, जो ट्रेड एक्सपेंस है उसमें के 10 और 12,000 अलग निकाल के फिनेंस कॉस्ट में दिखा देंगे, या आपका ऑडिट फीस में दिखा देंगे। यस और नो? कोई तकलीफ है क्या? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ट्रेड एक्सपेंस से कम करना है और दूसरे हेड में दिखाना है। यहाँ पे गलती सिर्फ हेडिंग गलत हुआ है, बाकी एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ हेडिंग गलत हुआ है। ट्रेड एक्सपेंस में नहीं आना चाहिए वो। कहाँ गया ट्रेड एक्सपेंस? ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस दिया है क्या ऊपर में? अरे ट्रेड एक्सपेंस तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, फिर बोला क्यों इन्होंने? बच्चों आपको दिख रहा है कोई? टो 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 नहीं है, सो अलग से लेना पड़ेगा, ले लेंगे हम लोग। ट्रेड एक्सपेंस दिया होना चाहिए रे बच्चों। अच्छा, उसे मिलता जुलता आइटम कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। आज उसके बाद कॉल्सिन अरियर्स इंक्लूड्स 4,000 ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर। कॉल्सिन अरियर्स है ऊपर, मैंने देखा था। ठीक है। अच्छा, 4,000 डायरेक्टर से इसमें लेना बाकी, फ्रॉम डायरेक्टर। डायरेक्टर से किस चीज के 4,000 लेना बाकी? मतलब बचे हुए फ्रॉम आम जनता, मैंगो पीपल, कितना लेना है इनसे? 46। 4,000 डायरेक्टर से। हो सकता है डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे। प्राइवेट इशू, यस और नो? पब्लिक इशू, प्राइवेट इशू। पब्लिक इशू पब्लिक से लेना है, प्राइवेट इशू डायरेक्टर्स उनके दोस्त या रिश्तेदार विदाउट अंडरराइटर्स, तो वो लेना है। ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, दिखा देंगे। उसके बाद डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.5% एंड रिकमेंडेड डिविडेंड
फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,46,260। ठीक है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, पीएनएल के अंदर में आखिरी में अलग से लेंगे, ये अलग से लेना है, क्लोजिंग स्टॉक अलग से लेना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए ऊपर कोई आइटम नहीं है ना। उसके बाद डिविडेंड टैक्स रेट 17% है। डिविडेंड टैक्स रेट 17% ये किसके ऊपर आएगा, प्रॉफिट के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर? डिविडेंड के ऊपर। प्रोविडेंट इनकम टैक्स 70,000 फॉर द ईयर 17-18। अगेन पीएनएल के अंदर में प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। दैट्स इट। प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। चलो आ जाओ, बना लो फटाफट से। है क्या मेरे पास कोई जगह? लो, क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम क्या है बेटा? कंपनी का नाम क्या है बोलो? के लिमिटेड। के लिमिटेड। हाँ बोल। आएगी आएगी। हाँ इधर तो हो नहीं, ये भी हो नहीं। प्रोजेक्टर ऑन कर दो। लगा लाइट लगा? अरे अभी देखो, सारे बटन ऑन कर देता हूँ। ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही ना? अभी चेक करो। हुआ? उधर है बेटा? रेड लाइट है ना वहाँ पे? तो ब्लू लाइट आती है उसके ऊपर है ना? हाँ अब हो गया ना? उसको पास जाके समझाना पड़ता। चलो बैलेंस शीट बना लो, फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी से। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रुको मत, फॉर्मेट तो बना लो यार। भूल गए क्या? फॉर्मेट याद है ना? पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है इन सभी को? बनाओ जल्दी जल्दी से। सर एक बार आप याद दिलवा दे तो बड़ा मजा आ जाता था। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या था बेटा, आपको याद आ रहा है क्या? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले
लाइबिलिटी साइड का नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में आपका क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे जगह छोड़ देना एक दो लाइन की। उसके बाद में आप क्या लिखोगे बेटा, रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस के बाद, रिजर्व सरप्लस के बाद आपका आ जाएगा शेयर अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। अप्लीकेशन का पैसा आया बट अलॉटमेंट पेंडिंग है। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं है बट लिख तो रख देना, लिख के तो रख देना, फॉर्मेट का पार्ट है, शेड्यूल 3 पार्ट है। ये हो गया आपका। उसके बाद में आपके रिजर्व सरप्लस हो गया, शेयर एप्लीकेशन हो गया। देखो लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पेंडिंग हो गया। शेयर होल्डर्स फंड वाला किस्सा खत्म। उसके बाद क्या रहेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर में 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना, या फिर उसके अंदर में और बाइफरकेट करना है तो वहां पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दिखा सकते हो। सिक्योर्ड नॉन करंट लाइबिलिटी यानी सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। नॉन करंट लाइबिलिटी भी खत्म। और उसके बाद में करंट लाइबिलिटी के अंदर में आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिटर्स आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी, प्रोविजंस आ जाएगी, यस और नो, या फिर प्रोविजन और अदर करंट लाइबिलिटी को आप जोड़ के भी दिखा सकते हो। लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। असेट साइड के अंदर में आपका आ जाएगा नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर में फिक्स असेट, फिक्स में और दो पार्ट, टेंजिबल इंटेंजिबल, और तीसरा पार्ट फिक्स में इन्वेस्टमेंट। सो फिक्स में टेंजिबल इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में करंट असेट। करंट असेट के अंदर में आप लोगों का ये इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, और लास्ट में अदर करंट असेट है ना। अगर कुछ कैश बैंक भी आ जाएगा करंट असेट के अंदर में ना, ऐसी कुछ था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में क्या था बेटा आपका फॉर्मेट, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू माइनस वेरियस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की लिस्ट, उसके अंदर में सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे है ना। मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल परचेज, डिफरेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। अरे बाबा मुझे ट्रेडिंग P&L के दोनों भी खर्चे लेने हैं ना, इसलिए डिफरेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, कंज्यूम, मटेरियल परचेज, एडमिन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में कौन सी आ जाएगी आपकी, ये इंटरेस्ट आ जाएगी, या लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह दिया तो वो आ जाएगा है ना। अंडर राइटर्स कमीशन आ जाएगा। उसके बाद आपके जनरल एक्सपेंसेस आएंगे, ऑडिट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऑडिट फी के लिए आप सेपरेटली भी एक हेड बना सकते हो। तो यहाँ पे ऑडिट फी दी है ना ऑडिटर को, एक टैक्स के मैटर के लिए दी है और एक बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ तो मैटर के लिए दी है। तो सारे खर्चे हमने लिख दिए। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नीचे में प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसका टैक्स, नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद में टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट में ओपनिंग ऐड कर देना तो आपका पूरा प्रॉफिट का बैलेंस आ जाएगा, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, और नीचे में बेसिक और ईपीएस अलग से दिखा देना, उसको कहीं पे एडलेस नहीं करना, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, खेल खत्म। ऐसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था, ऐसी था ना। चल फटाफट से बनाओ तो। बस काफी बड़ा हो गया, इतना ही हम लोग बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी के लिमिटेड as on 31st March 17, schedule 3 part A for the year ended 31st March 17, schedule 3 part B डन। ओके, अब लाइन बाय लाइन निकालो अपना क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर में एक एक आइटम पढ़ते जाओ लाइन बाय लाइन। रुको, बोलो क्या नाम है कंपनी का, के पेज नंबर 2.8 है ना। आ जाओ, वैसे भी क्वेश्चन का काम नहीं ना फॉर्मेट लिखने के लिए, वो तो लिख ही सकते, फटाफट से लिखो। ए लिख तो बेटा जल्दी जल्दी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये ऐसी को प्यार से सोर्सेस ऑफ फंड बोल देंगे। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड्स, प्लीज आप पूरा लिखोगे। शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, एक दो लाइन की जगह छोड़ के,
रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कोई तो बात कर रहा है यार, कौन है रे? लिखना, पेन से आवाज आती है क्या? अरे बच्चों, हाँ पेन से आवाज आती है, लिखो जल्दी जल्दी। तुमको मालूम है मास्टर इंगेज लिखने में मजे लेते तुम लोग साला, जबरदस्ती गरीब आदमी के। नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसमें अंदर 3 4 5 लाइन की जगह छोड़ देंगे हम लोग, और फिर लिखेंगे हम लोग करंट लाइबिलिटीज, एंड यही लिख देता हूँ एंड प्रोविजन। फिर से 4 5 लाइन की जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे आप लोग बी एसेट साइड और यूजेस ऑफ फंड, फिर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल और नहीं, अलग से यहाँ पे दिखाऊंगा बी इन्वेस्टमेंट। ये देख लो एक बार बोर्ड पे, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये प्रभु दूसरा करंट एसेट, करंट एसेट में हम लोग डेटर्स बिल, डेटर्स अपना कैश बैंक दिखाई दो ना अलग से, और अगर कोई आइटम बढ़ गए तो नीचे 3 4 लाइन की जगह छोड़ देना। डेटर्स, स्टॉक और इन्वेंट्री, एक वाला आइटम, एक तो ये डाल ही दो अदर करंट एसेट, बहुत काम आ जाता है जब कभी भी कोई चीज़ के लिए जगह नहीं तो अदर में डाल देंगे हम लोग। और कैश बैंक, हाँ करंट एसेट होनी चाहिए सिर्फ वो। डन, ओके। ऑल से P&L लिख दो जल्दी जल्दी से। पहला सेल्स और रेवेन्यू, रेवेन्यू सेल्स प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जगह छोड़ दो भैया 10 12 लाइन की, आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज। हाँ फिर क्या तो करे, बहुत सारे खर्चे हैं। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर हम लोग यहाँ प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कर लेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। टैक्स के नीचे 1 2 लाइन की और जगह छोड़ दो, करंट डेफर्ड टैक्स काफ़ी बार देते हैं वो लोग, तो लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ब्रैकेट में धीरे से लिखना करंट ईयर, 1 2 लाइन की जगह छोड़ेंगे, प्लस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर।
सब लोग लिख रहे हो ना बेटा? के प्रॉफिट फ्रॉम, ये आफ्टर टैक्स वाले के आगे लिखना कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, continuing operation, then profit from discontinuing operation, less tax on profit from discontinuing operation, net profit after tax from discontinuing operation. अच्छा हमारे पास ABCD के अल्फाबेट Z तक है. N टोटल प्रॉफिट, ओ ट्रांसफर टू, टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा? I प्लस J प्लस M लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, N माइनस O, ये आ गया. और उसके बाद Q EPS बेसिक और डाइल्यूटेड. भाई साहब लिखा सभी ने? ओके. अब जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है ना, हम लोग उसकी वर्किंग नोट बना लेंगे. अभी क्या करें, है यार ऐसा, भले ही आप लोग कुछ भी सोचो, क्या बनाना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं. फॉर्मेट मतलब आपको मशीन बना रहे हैं, मालूम है क्या? कंपनी लॉ ले इतना फॉर्मेट दे दे के, कैश फ्लो, फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमने भी सीख लिया, हमने फॉर्मेट ही लर्न कर लिया. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कैश फ्लो का और फिनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट लर्न. अब मेरे को रात को 2 बजे भी उठा के पूछो, हरीश कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता, नहीं तो क्या फॉर्मेट बेस का काम ही नहीं था भाई. ये आइटम यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जा रहा है यहाँ डाल दे, यहाँ नहीं डाल रहा है यहाँ डाल दे, कहीं भी डाल दे, बट डाल तो सही, एटलीस्ट टोटल तो निकालो कम से कम. ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर में फॉर्मेट रहता है ऐसा मोटा मोटी तौर पे, लेकिन अंदर के आइटम रियल लाइफ के अंदर में आप कभी देखोगे ना, जनरल का एडमिन में चले गया, एडमिन का जनरल में चला गया, ट्रेड रिसीवेबल कभी कभी अदर में दिखा देते हैं, डेटर्स को करंट असेट के अंदर में डेटर्स में दिखा देते हैं. अब डेटर्स भी सिर्फ एक कैटेगरी की थोड़ी होते हैं, एक माल वाले डेटर अलग, बाकी जिनको पैसे उधार दिया वो डेटर्स अलग, वो भी कभी कभार हेडिंग चेंज करते हैं. बट हम लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया. अच्छा, ये फॉर्मेट लर्न करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है. ये फॉर्मेट AS3 के अंदर में और आपको स्केड्यूल 3 के अंदर में दिया हुआ है कैश फ्लो का, और इसका स्केड्यूल 3 के अंदर में दिया हुआ है. सो ऑप्शन नहीं है, एज अ स्टूडेंट आप लोगों को लर्न करना है. CMA बनने के बाद आप कोई फॉर्मेट बिरमेट लर्न नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपको मालूम है ऑफिस के अंदर आर्टिकल रहेगा, 2 कान के नीचे उसको बजाय बोलेंगे चल फॉर्मेट बना करके रख, एक्सेल के अंदर में बना, डाल सारी फिगर, निकाल रिपोर्ट, मार ठप्पा और दे कंपनी को. आप ऐसे ही करोगे, साइन आप करोगे सिर्फ उसके अंदर में. एक वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो ज़्यादा आसान है. चलो लिख लिया बेटे सभी ने? अब मैं क्वेश्चन के एक आइटम से स्टार्ट करता हूँ. लो तो सर्च करेंगे हम लोग के वाले, और भी सम है क्या इसके अंदर में? ए बंडू क्या चेक करो तो, लैंड एंड बिल्डिंग 51,12,000. हाँ ओके, क्योंकि के और भी समय ना अपने नोट्स में होंगे कहीं ना कहीं, वैसे तो एक ही दिख रहा है. चलो आ जाओ, करें हम लोग आगे बढ़े. बोल बेटा. हाँ 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 हाँ, मॉड्यूल में अपने इसमें इंक्लूडेड है. क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे डरा मत. क्यों रे, तू अभी क्यों बोला रे? पहले बोलने में शर्म आ रही थी अपने को. बरोबर बच्चा भी राह देखता है, मैं मास्टर को सबके सामने बरोबर एकदम इंप्रेशन. कोई है पसंद बिसंद तो मेरे को बता. अभी देखा कोई पसंद नहीं है ना? ठीक है, क्या कोई पसंद ही नहीं कर रहा है?
ऐसे कैसे चलेगा? तूने इंसल्ट कर दिया लड़कियों की मेरे क्लास के। चलो कौन सा आइटम इनकम्प्लीट है? स्वैग है भाई का, कोई पसंद नहीं है। चलो ठीक है, कौन सा आइटम इनकम्प्लीट है बताओ। रुको, अब तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। कुछ आइटम इनकम्प्लीट है, बोलो क्या नाम है अपने मॉड्यूल का? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। यार बच्चों पहले बताओ, है एक सेकेंड। लेता हूँ, हाँ आ गया। अच्छा अगले पेज का, हाँ ठीक है। लो एक बार देखो, एक है ना क्लास का बच्चा है हमारे यहाँ पे, उसने साले ने सब गड़बड़ कर दिया, टाइप ही नहीं किया पूरा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हाँ बराबर है। वेजेस एंड सैलरीज लिखा बेटा। अब देखो ये इसके आगे कुछ 2-4 आइटम कंप्लीट कर लो। देखो ये वेजेस सैलरी तक है ना सभी के नोट्स में। वेजेस सैलरी के आगे अगले पेज का आइटम क्या है? रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस। लिखो सब लोग। वेजेस एंड सैलरी तक के आइटम दिख रहे बेटा, वेजेस सैलरीज एंड पीएफ 4,64,000। उसके बाद लिखना है, कुछ नहीं थोड़े से आइटम बाकी है, लिखो रिपेयर्स, क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। वेजेस सैलरीज एंड पीएफ के आगे क्या लिखोगे आप? रिपेयर्स repairs and trade expenses, repairs and trade expenses कितना दिया है बेटा? 71 था, हम जूम करूँ देख तो मॉड्यूल में ऐसे बारीक फॉन्ट है। 200 लिखा बेटा सभी ने। वेजेस एंड सैलरी के बाद में लिखना है रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस 71,200। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या नाम है रे बेटा तेरा? हाँ क्या नाम है आपका? हाँ प्रेस्टिन, बोल मुन्ना। इनकम टैक्स, मेरे घर वालों ने नाम रखने के लिए मेहनत नहीं किया, तेरे घर वालों ने अच्छी मेहनत किया। अच्छा नाम है बेटा, संभाल के रखो इसको। इनकम टैक्स एडवांस है, इंटरिम डिविडेंड है। अब एडवांस है मतलब कौन सा बैलेंस है ये एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, ये सभी डेबिट बैलेंस है। हाँ इनकम टैक्स एडवांस डेबिट बैलेंस है। हाँ उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड। अच्छा जो अपने को ट्रेड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट के अंदर में मिल नहीं रहा था ना, वो यहाँ मिल गया। देखो हमने बोला था ना एडजस्टमेंट में एक जगह ट्रेड एक्सपेंस से गोला करके रखा उसको, अब ये गोला करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सापड़ा अपने को, सापड़ा सापड़ा। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है? 70,000। ट्रेड एक्सपेंसेस पे मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल @10 ईच। इसका कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। कितना अमाउंट है? 40 लाख। 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इसका बैलेंस है 20 लाख।
टोटल लिख दो नीचे 1,35,67,600। भाई साहब इतना सारा पैसा। डन। चल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बेटा सभी ने। ये जो आपके थे ना वेजेस 4,64,000, ये वेजेस के नीचे है ना, ये वेजेस के नीचे ये वाले आइटम आ जाएंगे। रिपेयर्स, ओपनिंग स्टॉक, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर कैपिटल, 6% डिबेंचर। डन। ओके लिखा। आ जाओ। डन। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट था वो टिक करो। इंटरिम डिविडेंड पे एडजस्टमेंट था, और क्या क्या था एडजस्टमेंट? प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 17-18, इनकम टैक्स के लिए एडजस्टमेंट था। और कुठे होते एडजस्टमेंट? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। और कहाँ था रे बेटा? बस इतने आइटम पे था ना। ट्रेड एक्सपेंसेस एंड फीस हमने लिख दिया। डन। ओके अब जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट था उसके लिए तो अपने को नोट बनानी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी आइटम हम लोग क्या करेंगे, नोट में लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट टोटल कर देंगे उसका। एडजस्टमेंट नहीं है तो सर नोट में मत लिखो ना, डायरेक्ट बैलेंस शीट में या पीएनएल में लिखो। नो बेटा, नोट्स के अंदर में लिख दो, क्योंकि जहाँ पे आइटम 3-4 आइटम या 2-3 आइटम से ज़्यादा है तो उसके लिए सेपरेट नोट बना लो। बैलेंस शीट में खिचड़ी हो जाएगी, वरना सब कचरा हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो सेपरेट नोट बना के लिख लेंगे। डन। चलो स्टार्ट करो। क्या लिख लिया बेटा? क्वेश्चन कंप्लीट किया सभी ने? आ जाओ। लिख लिया ना सभी ने? ओके कहाँ गया अपना वो? फॉर्मेट बनाया था ना हमने, ये चल पढ़ो। सबसे पहला आइटम क्या था रे बेटा? मैं कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहला आइटम पढ़ लो। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 51,12,000। एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? यस। डिप्रिसिएशन नीचे बोला था ना, स्टार मार्क भी लगाया था हमने। डिप्रिसिएशन थर्ड वाली एडजस्टमेंट है। क्या बेटा? डिप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट was calculated for the amount of rupees 2,86,400। चलो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे? यहाँ पे है क्या? अब ये नोट भी तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, इसके लिए लिख लो नोट 1। लिखो नोट नंबर 1 2। ये तो शेयर एप्लीकेशन मनी है नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर में नोट, नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से आइटम है हमारे पास चेक करना। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल कॉल्स इन अरियर्स, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ये तो असेट वाले हैं। ट्रेड क्रेडिटर करंट है, ट्रेड क्रेडिटर करंट है। जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में जाएगा। बैंक ओडी है, नॉन करंट में नहीं आएगा। सेल्स, एडवर्टीजमेंट, लीगल चार्जेस, कैरीज ऑन गुड्स परचेज, वेजेस, रिपेयर, इनकम टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, 6% डिबेंचर। बस एक ही है क्या? नोट बनाऊं कि यहीं लिख दूं? डायरेक्टली लिख दूं? पक्का ना? 6% डिबेंचर, फिर नोट नहीं बनाता हूं इसके लिए। करंट लाइबिलिटी में बहुत सारे आइटम्स हैं तो इसके लिए नोट बना लूं 3। फिक्स एसेट में, टेंजिबल में बहुत सारे आइटम है 4। इनटेंजिबल है क्या? कुछ क्वेश्चन में चेक करो। एडवर्टीजमेंट है, लीगल एक्सपेंसेस, वेजेस, गुडविल है। गुडविल है, मुझे नहीं दिखा आपको? हाँ दिखा। इनटेंजिबल है। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर का आइटम है बेटा गुडविल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, बस एक ही है 6। डेटर्स के लिए एक बना लेता हूँ 7। स्टॉक 8। अदर करंट एसेट का देखेंगे आखिरी में। कैश बैंक का बना लेता हूँ 9। बराबर है सर? कैश बैंक क्यों? ओडी भी दिख रहा है ना, कुछ उधारी है। कैश का बैलेंस भी दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर में। 9 हो गया ना? 9। उसके बाद सेल्स डायरेक्टली दिया है या कुछ चेंजेस है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल कॉल्स इन अरियर्स, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, गुडविल, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, पीएनएल अकाउंट, बैंक ओडी, सेल्स रिटर्न। अच्छा डायरेक्ट इन्होंने दे तो दिया है सेल्स,
तो फिर नोट बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? बरोबर है, नहीं बना लेता हूँ, फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यहीं पे लिख दूँ क्या नेट सेल्स की नोट बना लूँ? यहीं लिख दूँ, फिर यहाँ पे मुझे सेल माइनस सेल्स रिटर्न लिखना पड़ेगा, वैसा कर लूँ? तो फिर इसके लिए नोट नहीं बनाता हूँ। अदर इनकम, अदर इनकम के नाम के ऊपर मेरे पास क्या है, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन है, उसकी इनकम मिलने वाली है। एडवर्टीजमेंट, लीगल चार्जेस, कैरेज, वेजेस, रिपेयर्स, ओपनिंग स्टॉक इनकम, इंटरिम डिविडेंड, शेयर कैपिटल। अदर इनकम के नाम पे और मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक ही दिख रहा है। बनाओ क्या? एक काम करो यार, तुम लिख लो नोट, भले एक आइटम लिख के टोटल करके यहाँ लिख देंगे, बाद में क्या दूसरा मिल गया ना आइटम, बाद में बनाते बनाते एक आधा तो वहाँ पे जगह नहीं रही तो सब कचरा हो जाएगा। लिख लो ना, क्या होगा, 2 लाइन लिख के टोटल करके वही फिगर वापस लिख देंगे 11। यहाँ पे नहीं आएगा। एक्सपेंसेस हम लोग देख लेंगे। चलो 11 तक की नोट तो फाइनल है, एक्सपेंसेस के बाद में 12 आगे के नंबर देते बैठेंगे। डन। चलो सो सबसे पहली नोट, अब यहाँ पे क्या दिया बेटा इन्होंने, सबसे पहला आइटम। अब देखो सीक्वेंस में क्वेश्चन का फॉलो कर लेता हूँ, फॉर्मेट के ऊपर नजर रखता हूँ। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए देखो तो अपनी नोट नंबर कौन सी बन रही है यहाँ पे, फिक्स एसेट में, टेंजिबल में क्या, नोट 4 क्या। सो मैं कहाँ लिखूँ इसको, नीचे लिखता हूँ, नीचे नोट, नोट 1 अपनी रहेगी शेयर कैपिटल की, छोड़ दो 12-13 लाइन की जगह, 10-12 लाइन की जगह। उसके बाद में दूसरी नोट अपनी रहेगी रिजर्व्स एंड सरप्लस की, छोड़ दो 5-6 लाइन की जगह। उसके बाद अगली नोट अपनी रहेगी, बोलो ना यार प्लीज, तुम ना जानबूझ के नहीं बोलते हो यार, नॉन करंट। नॉन करंट है ना, नॉन करंट नहीं बनाया अपन ने, वाह यार अच्छा है, करंट लाइबिलिटी की। अच्छा एक ही आइटम था ना उसमें डिबेंचर का। और नोट 4 में क्या है बेटा, टेंजिबल, ओके, टेंजिबल फिक्स एसेट आ गया नोट 4। अब नोट 4 में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, पहला आइटम क्या है बेटा, 51,12,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 51,12,000, 51,12,000। डन। ढूंढो इस पे एडजस्टमेंट क्या है अभी, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे 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 नीचे, डिप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट। अब ऑल असेट मतलब ऑल फिक्स असेट है, तो और कोई फिक्स असेट है क्या, ढूंढो। फर्नीचर एंड फिटिंग है, बस यही है क्या ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, तो वो भी लिख दूं क्या, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। सर ये दोनों क्यों लिखा आपने पहले बताओ। अरे भैया अब डिप्रिसिएशन मुझे दोनों का कितना कितना है नहीं मालूम, एक साथ सभी पे बोला है तो एक साथ टोटल करके लिख देता हूँ। हाँ, 2,66,000 बरोबर है क्या, सभी का एक साथ में लिख दिया। चलो भैया आ जाओ, करो टोटल करके बताओ जवानों, उठाओ अपना चाइनीज कैलकुलेटर, करो टोटल। 5 लाख, 53 लाख, हाँ 53,78,000। सर इनर कॉलम में ही लिखा आपने टोटल, माइनस डिप्रिसिएशन कर देता हूँ ना यहाँ पे, माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन दोनों क्वेश्चन के अंदर में कितना है, 2,86,400 दिया है क्या, एज इट इज अमाउंट। एडजस्टमेंट में देखना जरा, 2,86,400 लिख दिया सभी ने। चलो बोलो अब आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, बता रहे बेटा कितना है, 50,70,91,600 बरोबर है। चलो लिख दो अब इस फिगर को ऊपर, $51,91,000। अच्छा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी पढ़ा था ना हमने एक, तो वो भी ऐड कर देते ना यहाँ पे, अलग से कहाँ जगह है हमारे पास, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी तो हमारी फिक्स एसेट ही है ना, कर दो ना, नहीं तो आखिरी में फिर अलग से और चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है ये देखो, दिखा कितना है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट, 98,000 लिख दो, 98,000। सर फिक्स एसेट में लिखना है उसको, हाँ
सर नहीं, मैं फिक्स एसेट में नहीं लिखूंगा, फिर अदर फिक्स एसेट में लिख। ठीक है, करो टोटल करो अब इसका। 51,89,000। वेरी गुड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे टिक लगा दो। 51,89,000 ना, 51 लाख। ओके डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा। हाँ, 51,89,600। हाँ हाँ, चलो उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स। कहाँ लिखेंगे हम लोग कॉल्स इन अरियर्स को? वर्किंग नोट 1 शेयर कैपिटल में। अब आ जाओ वर्किंग नोट 1 पे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल पता है क्या? ढूंढो क्वेश्चन में, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया है कि कहीं पे? कहीं पे भी नहीं दिया है। ओहो हो, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ही नहीं। देखो ऐसा करना, डैश टोटल डैश, ये मेरा सबसे फेवरेट आइटम है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे बच्चा लोग इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप। सर पेड अप भी लिख दो ना। नहीं नहीं, अरियर्स है यहाँ पे, डायरेक्ट पेड अप नहीं लिखना। हाँ बोलो, क्वेश्चन में इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप क्या क्या दिया है? कौन से टाइप के शेयर है? इक्विटी प्रेफरेंस ढूंढो, सिर्फ इक्विटी ही दिख रहे। हाँ बोलो, कॉल्ड अप। हाँ बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल अमाउंट कितना दिया है? 4 लाख। कहाँ से दिख रहा है आपको? मेरे को 40 लाख दिख रहा है। 40 लाख, 40 लाख बराबर ना? नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है और 4 लाख शेयर्स हो जाएंगे क्या? 4 लाख शेयर्स ऐसा लिखना पड़ता है बाबा प्रेजेंटेशन। हाँ दिखा देना एक शेयर कितने का है तो 4 लाख। अब लिखो कॉल्स इन अरियर्स। बोलो कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर से अपने कितने दिए हुए यहाँ पे? 50,000। बट इस पे एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है। कॉल्स इन अरियर्स का एडजस्टमेंट क्या था? पढ़ो नीचे, नीचे आ जाओ। 4,000 ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर से लेना है ना 4,000। अब देखो, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। देख मैं कैसे दिखा रहा हूं। फ्रॉम आम जनता, पब्लिक, पब्लिक से कितना लेना है? 46। फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 4,000। बराबर है? बताओ टोटल कर लो। 39,50,000। टिक लगा दो कॉल्स इन अरियर्स और उसके एडजस्टमेंट के ऊपर भी। डन। अच्छा, 39,50,000, 39,50,000। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ लो। हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो हमने लिख दिया ना 98,000। टिक 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 लगाते जाओ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद दिख रहा है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स हो गया। कैश इन एंड, कैश इन एंड लिखो। कैश इन एंड 10,000। कैश इन एंड के लिए मेरे पास कोई जगह है क्या? करंट असेट है, करंट असेट में कैश बैंक है। अरे यहाँ तो सिर्फ कैश इन एंड दिया है। बैंक इतनी बड़ी कंपनी और बैंक नहीं कंपनी के पास। ढूंढो क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है क्या कहीं पे? बैंक 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 बैंक, अरे बैंक ओडी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे दिख रहा है क्या? अब कैश भी है, बैंक भी है, मैं क्या करूं? नोट्स में लिख लो सर। ठीक है, नोट नंबर 9। कहाँ तक नोट बनाई थी हमने? 4 तक। 5 नंबर की नोट, क्या नाम है उसका? 5 का इंटेंजिबल ना। 5 का इंटेंजिबल में एक ही आइटम दिख रहा है ना, गुडविल। छोटी बना लेता हूँ। 6 नोट का क्या नाम है?
इन्वेस्टमेंट, पीछे से आवाज आई। हाँ, इन्वेस्टमेंट में क्या है मेरे पास, गवर्नमेंट लोन दिख रहा था ना, तो उसके लिए भी छोटी बना लेता हूँ। हाँ, उसके बाद 7 नंबर नोट का नाम क्या है, डेटर्स, डायरेक्टर रे, अरे। 8 नंबर नोट का नाम क्या है, हाँ, स्टॉक। 9 नंबर, 9 का नाम बताओ, कैश बैंक। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ ओडी लाइबिलिटी में दिखा के कैश असेट में भी दिखा सकते हैं, बट करते क्या है जनरली, जैसे अब अगर आप स्केड्यूल 3 की बात करोगे तो स्केड्यूल 3 क्या करता है, कैश बैंक के लिए एक ही नोट में एक साथ में लिखता है। अब सर एक साथ में यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख दिया तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैश है 10,000 और ओडी कुछ तो 1.5-2 लाख रुपए, कितना दिख रहा है ओडी, देखो तो क्वेश्चन में, बैंक ओडी 2,23,600 दिख रहा है। अब अगर असेट में लिखने की जिद करोगे तो निगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओडी ज़्यादा हो गया ना। तो देखो, या तो आप ओडी अलग से दिखा करके कैश अलग से भी दिखा सकते हो, और स्केड्यूल 3 बोलता है एक काम करो मर्ज कर दो, तो मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, अलग भी दिखा सकता हूँ, दोनों भी चलेगा। लिखो कैश कितना है, 10,000 लिख दिया मैंने, कैश लिख दिया, तो वापस ये नोट पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ओडी नीचे देखा था ना हमने अभी, बैंक ओडी 2,23,600, उसके ऊपर भी टिक लगा दो। कैश बैंक एक साथ लिख देते ना यार। हाँ, बैंक ओडी कितना दिया हुआ है, 2,23,600। आंसर क्या आया, माइनस है ना ये, तो 2,23,000 में से 10 गए 13, ये आंसर आया माइनस में। या फिर इसको ऐसा लिखो, बैंक सीसी और ओडी 2,13,600। सर क्या किया आपने, बैलेंस बोला तो माइनस 2,13,600 बोलने का, ओडी बोला तो 2,13,600 बोलने का, बराबर है। और ये कहाँ दिखा देंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर प्लस दिखाना है तो लाइबिलिटी में दिखाओ, माइनस दिखाना है तो असेट में दिखाओ, ठीक है। आपके ऊपर छोड़ा मैंने, जहां आपको दिखाना है दिखा देना। अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हो माइनस लिख के, तो असेट साइड में दिखा देना, ऐसा लिखना चाहते हो आप तो लाइबिलिटी में। डन, चलो आगे, नेक्स्ट आइटम पढ़ रहा हूं मैं। हो गया कैश इन हैंड, हो गया। देन 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन 197,600, बोलो कहाँ दिखाओ इसको मैं, इन्वेस्टमेंट। 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू 2 लाख। और कितने का लिया था हमने, पढ़ो फिगर, 197,600। इस पे एडजस्टमेंट थी शायद, कुछ तो है ना रे, क्या थी क्या इस पे एडजस्टमेंट, नो नो नो, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बट अब यहाँ पे है कि नहीं, जब कभी भी ऐसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ज़रा ऊपर चेक करो, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिला है क्या कहीं, मतलब दिया है क्या पीएनएल में, पढ़ो तो, होना चाहिए। नहीं रहा तो मैं बताता हूँ क्या करना है, एक बार प्लीज़ चेक करो। सर आपको कैसे समझाए, अरे यहाँ पे लिखा है ना 5% लोन दिया है गवर्नमेंट को, 5% लोन है मतलब हम लोगों को ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। आप लोग बचपन में इसको क्या बोलते थे, हिडन एडजस्टमेंट, अलग से दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा ना। ढूंढो पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल बोल रहा हूँ, ये क्या कहते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस के अंदर में देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, चेक कर रहे बेटा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, चेक कर, तो कहीं नहीं है, ओके वेरी गुड। तुषार ने बोल दिया नहीं है सर, ओके, तो हम लोग उसकी बात की इज्जत रखते हुए इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर में नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब इसकी अकाउंटिंग पेंडिंग है, पेंडिंग है तो हमें इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। कहाँ देंगे, एक पीएनएल के अंदर में दे देंगे, अदर इनकम में, बराबर ना। और दूसरा इंटरेस्ट मिला नहीं, मिलना बाकी है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट के करंट असेट में लिख देंगे, तो दे देता हूँ, बाद में भूल जाएंगे नहीं तो, है ना। तो करंट असेट देखो हमारे पास कहाँ है, अरे करंट असेट तो है नहीं, तो एक काम करो क्या, लिखो 10,
10 नहीं, 10 नंबर तो उधर यूज कर लिया ना हमने। अब देखो ऐसी तकलीफ हो जाती है। डेटर्स में ऐसा करना बेटा, ये देखो कलाकारी बता रहा हूं आपको, ट्रेड डेटर्स और अदर डेटर्स। अदर डेटर्स में लिखो इंटरेस्ट रिसीवेबल। हाँ लिख लो, कितना इंटरेस्ट है बेटा, 2 लाख का 5%, 10,000 क्या। दूसरा इफेक्ट भी दे दो इंटरेस्ट रिसीवेबल का, पीएनएल में दिखा दो, पीएनएल में अदर इनकम में दिखा दो। अदर इनकम के नोट का नंबर क्या है हमारा, 11 10 नंबर किसका था, सेल्स और रेवेन्यू। 11 अदर इनकम। बोलो क्या लिखो यहां पे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट लोन लिखो 2 लाख इंटू 5%, 10,000। ये मैंने आपको बता दिया, लिखवा के भी दे दिया था, ठीक है। 10,000 डन। चलो आगे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट लोन, कमा लिया बट मिला नहीं। आपको, आप इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, कमा लिया बट मिला नहीं को आप बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। कमा लिया बट मिला नहीं, अक्रूड है ना, रिसीवेबल। चलो उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो, बिल रिसीवेबल। कहां लिखूं बिल रिसीवेबल बताओ, करंट एसेट में लिखूं क्या। करंट एसेट के लिए मेरे पास क्या है, अदर करंट एसेट है ना बच्चों। यार अदर करंट एसेट के लिए आपने बनाना चाहिए था यार नोट, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर में। क्या नंबर दूं इसको, अदर डेटर्स में तो एक एक आइटम बढ़ जाएंगे ना फिर। और यहाँ पे इसका नंबर हम लोग दे देते हैं, ये देखो बेटा ध्यान दे, इसका नंबर दे देते हैं 9, इसको करो 10। रेवेन्यू लिखा नहीं वैसे भी अभी तक, और यहाँ पे दे दो 11 और 12। करो नोट का नंबर थोड़ा सा चेंज करना, अदर करंट एसेट का करो 9, स्टॉक के बाद अदर करंट एसेट कैश बैंक, स्टॉक के बाद अदर करंट एसेट 9 नंबर की, और कैश बैंक रहेगा 10 नंबर पे। अदर करंट एसेट कहाँ पे लिखूं मैं, 10, 11, 12 है क्या कोई जगह अपने पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो आप आगे आगे लिखते जाना। हाँ 9 नंबर, नहीं तो यहाँ लिख लेता हूँ 9 नंबर अदर करंट असेट। अब तो मेरे पास खुला ब्रह्मांड है पूरा, जितनी नोट बन लिखना है अदर करंट असेट में, यहाँ पे सब आइटम जोड़ देंगे लास्ट में। लिखो अदर करंट असेट, अदर करंट असेट का नंबर 9, कैश बैंक का 10, उसके बाद 11 और 12 आपका सेल्स का और अदर इनकम का। बोलो अदर करंट असेट में लिख दूं क्या, बिल रिसीवेबल। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, जाके चेक करो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल, नो नथिंग, नो 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 नो, लिख दो। कोनो एडजस्टमेंट नहीं है, लिखो बेटा फिगर फिर, बिल रिसीवेबल 2,72,000, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद गुरुदेव नमस्ते। भाई देख मैं दुबला तो हो गया लेकिन एब्स नहीं आया अभी तक। नहीं तेरा डाइट कारगर है, हाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तुम देखा होगा ना फर्क, एब्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे।
2,72,000। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा। हाँ बोल रहे, थोड़ा सा मेरी मेहनत कम कराओ, बोलो फटाफट से अगला आइटम। गुडविल कहाँ लिख दो? बोलो बोलो। इंटेंजिबल में लिख दूं? यार तुम लोगों को इतना सिखा के क्या फायदा, तुम साला एक आइटम का नाम नहीं बता सकते। क्वेश्चन में जो आइटम दिए उसका नाम बताना है। बोल गुडविल का अमाउंट कितना है? 3,20,000। एडजस्टमेंट पढ़ो, कुछ राइट ऑफ वगैरह करने का बोला नहीं है ना? राइट ऑफ नहीं करना है ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट आइटम पढ़ बेटा। मैं ही पढ़ लेता हूँ। ट्रेड डेटर्स, हाँ बोल कितना है? वो ट्रेड डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या कुछ? पढ़ो 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 फटाफट से। दिया हुआ था ना कुछ तो, ये प्रोविजन वगैरह क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। बैड डेट हुआ है, कितना हुआ है बेटा? 5%। तो प्रोविजन बोलो ना, बैड डेट मत बोलो उसको। ट्रेड डेटर्स का फिगर कितना है बेटा? हाँ निकालो इसका 5%। 20,800 एडजस्टमेंट है ना? दूसरा इफेक्ट दो इसका, माइनस इक्वल्स टू 3,95,200। दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे इसका? पीएनएल में। पीएनएल में कहाँ दूँ अभी? डेटर्स में तो कम कर दिया। एक्सपेंसेस में लिख दूँ क्या आरडीडी? अदर एक्सपेंस में लिखूँ क्या अदर एक्सपेंस में? अब रुको, अब एक्सपेंसेस में यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। एक्सपेंस में डायरेक्ट पहला आइटम अदर एक्सपेंस मत लिखो, थोड़ा सा कन्वेंशन कॉन्सेप्ट को तकलीफ हो जाएगी। अकाउंटिंग कस्टम्स एंड कन्वेंशन नाम की भी कोई चीज़ है ना, तो लिखो अदर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस। 15 नंबर की नोट बनाओ। सर वेट, अभी आपने जो बोला वापस बताओ। अरे बाबा, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट पहला आइटम अदर एक्सपेंस नहीं लिखना। अकाउंटिंग कन्वेंशन, परंपरा, चाली, रीति, रूढ़ी, परंपरा भी नाम की कोई चीज़ होती है, इसलिए पहला आइटम डायरेक्ट अदर एक्सपेंस नहीं लिखना। एक दो आइटम के बाद लिख दो चलेगा। इसलिए मैंने 13, 14 तो दो खाली छोड़ दिया, उसके लिए नोट बना लेंगे। 15 नंबर की नोट बनाओ। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, पता नहीं कौन सी नोट है, यूज़ करेंगे हम लोग बाद में। लिखो 15 नंबर नोट, अदर एक्सपेंसेस एंड प्रोविज़न। लिख दूँ क्या इसमें? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर बैड डेट। हाँ ठीक है ना? कितना आया था अपना, चेक करो। 20,800। हाँ नेक्स्ट आइटम पढ़ रहे बेटा? वेरी गुड। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है बेटा अमाउंट उसका? ट्रेड क्रेडिटर 6,12,000। अरे यार, भाग गया भाग गया भाग गया। हाँ एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ ट्रेड क्रेडिटर 6,12,000। हाँ ढूंढो, इस पे एडजस्टमेंट है कोई नीचे? करंट लाइबिलिटीज नोट नंबर, आप तो नहीं बताओगे ना, मैं लिख ढूंढ लेता हूँ। हाँ लिखो, ट्रेड क्रेडिटर्स 6,12,000। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद में नेक्स्ट आइटम दिख रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है बेटा? 3 लाख। 3 लाख जनरल रिजर्व है, फटाफट से लिख दो लाइबिलिटी साइड में। रिजर्व सरप्लस में है, उसके लिए नोट बनाए कि हमने, चेक करो। यस, नोट नंबर 2। 3 लाख। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम कौन सा है देखो? जनरल रिजर्व के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखना है बेटा? पीएनएल में लिख दूँ क्या? 1,76,000 ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यही ना?
1,76,000। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओडी, हमने ले लिया ऑलरेडी, राइट? बैंक ओडी ले लिया ना बच्चों? बैंक ओडी के बाद क्या है? परचेज एंड रिटर्न। परचेज है 48 लाख, रिटर्न है 1 लाख, तो नेट परचेज ले लूँ? यहाँ पे लिखो फिर परचेजेस लेस रिटर्न, या फिर सिर्फ परचेज लिखो यहाँ पे और नोट नंबर 13 में आ जाओ। नोट 13 है ना हमारे पास, और यहाँ पे लिखो परचेज, यहाँ पे लिखो परचेज लेस परचेज रिटर्न। परचेजेस कितना है? 40 लाख है? नहीं रे, अच्छा 48 लाख, और रिटर्न कितना है? 1 लाख। $47। और कुछ है क्या परचेज में हमारे पास में? एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा जिसके ऊपर नहीं है, लिख देता हूँ डायरेक्टली फिर 13 में 47 लाख। परचेज के बाद अगला आइटम है बेटा सेल्स लेस रिटर्न, वर्किंग नोट नंबर 11। बोलो कितना दिया है? सेल सेल सेल, ये तो सेल्स रिटर्न है ना रे, 61,56,000। सेल्स 61,56,000 लेस सेल्स रिटर्न। अब बोलो 1,40,000। 60 लाख, ओके डन। टिक लगाते जाओ एक एक आइटम को। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 178,800। एडवर्टीजमेंट पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। अदर एक्सपेंस है ना मेरे पास बच्चों, अदर एक्सपेंस नाम का अकाउंट ये बनाया था ना मैंने, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। हाँ, एडवर्टीजमेंट के लिए सेपरेटली भी चाहो तो लिखना है तो लिख सकते हैं, बड़ा आइटम है। एडवर्टीजमेंट कितना है बेटा यहाँ पे? 178,800। कोई है इसके अंदर में प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कुछ दिया हुआ है? चेक करो। प्रीपेड होता तो मैं इसमें से लेस कर देता, आउटस्टैंडिंग होता तो इसमें ऐड कर देता। हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 178,800। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सब लोग लिख रहे हैं ना, मतलब, या फिर ऑलरेडी आपने घर पे कर लिया होगा तो सिर्फ देखो मजे लो, और नहीं लिखा होगा तो अभी लिखो। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी का बच्चा नहीं रहना चाहिए। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या है? लीगल चार्जेस। लीगल के लिए भी अदर में लिख देता हूँ, ऑडिट फी भी अदर ही डाल देंगे यार अपन। लीगल चार्जेस 20,000। ढूंढो इस पे एडजस्टमेंट है फटाफट से। हाँ बोलो, लीगल चार्जेस पे कोई एडजस्टमेंट है? काफ़ी बार है ना इस पर एडजस्टमेंट कैसे आती है मालूम है क्या? एक कोई तो केस चल रही है और वो केस पिछले 1-2 सालों से चल रही है, आने वाले और 2 साल तक चलेगी, ऐसी पूरी रामायण बताते थे, और बाद में बोलते हैं कि उसके लिए वकील की फ़ीस का प्रोविज़न करना है। तो बच्चा उस समय वो केस की पूरी स्टोरी पढ़ने के चक्कर में ट्रायल बैलेंस के दिए हुए लीगल चार्जेस को भूल जाता है। तो वो जो प्रोविज़न क्रिएट करना है वो लीगल चार्जेस में ऐड हो जाएगी, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ऐसा अगर कुछ दिया हुआ रहा, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम लोग एज इट इज़ लीगल चार्जेस लिख देंगे। बोलो लीगल चार्जेस कितने बेटा? 20,000। बहुत ही ठंडा वकील है इनका, देखो 20,000 में काम कर रहा है 1 साल का पूरा। कैरेज ऑन गुड्स परचेज कहाँ जाएगा? परचेज में ऐड करो प्लस कैरेज ऑन परचेज। परचेज हमने लिख दिया है क्या? नेट चेक करो, नेट परचेज लिखा है क्या? बच्चों कैरेज ऑन गुड्स परचेज यहीं पे ऐड करो, नेट परचेज की फिगर चेंज करना पड़ेगा आपको। सर क्यों ऐसा? हाँ, चाहता तो आपको बोल भी देता अदर में लिख दो, लेकिन बात समझना एक बार। देखो तो माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा माल की कॉस्ट में ऐड होता है, तो इसलिए लॉजिकल वो है। कैरेज ऑन परचेज कितना है बेटा बताओ तो? 74,000। जहाँ पे अल्टरनेट ट्रीटमेंट चलेगी मैं बता दूंगा, जहाँ पे नहीं चलेगी मैं आपसे आपकी बुक खराब करवा के भी सही करवाऊंगा।
सो लिख लो कैरेज ऑन गुड्स परचेज 74,000। आगे बोला है वेजेस एंड सैलरी इंक्लूडिंग EF, कितना है बेटा 4,64,000। अच्छा कैरेज ऑन परचेज के आगे और कुछ है क्या, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस? नो। अब इसकी टोटल करो 47,74,000। अब क्लोज करो और वो लिखो 47,74,000। बस इतना ही करना है। ये देखो आप ऐसा करो, क्या ऐसा करो तो आप भी टॉ टॉ, ठीक है। चलो उसके बाद अगला आइटम क्या दिया हुआ है बेटा बताओ। नहीं ना रे, वेजेस सैलरी है ना पहले, 4,64,000 कहाँ पे लिखूँ वेजेस एंड सैलरी? सेपरेट बना लूँ क्या हेड इसके लिए? मेजर आइटम है ना हर एक कंपनी का, हमारे पास जगह तो बहुत है P&L में। देखो तो ये देखो यहाँ पे लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट। सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे इसमें, फैक्ट्री रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड। नोट नंबर 14 पे आओ, लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट, लिखो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी है 464। कुछ एडजस्टमेंट है क्या इस पे? तुम नहीं नहीं बोल रहे हो, बाद में अगर एडजस्टमेंट निकली देखो। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा प्रोविजन, तीसरा डिप्रिसिएशन, देन कॉल्स इन अरियर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ठीक है ठीक है। नो ऐसा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बोलो कितना है? 4,64,000। डन। वेजेस एंड सैलरी के बाद क्या है आगे? रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। आ जाओ नीचे, इस पे है एडजस्टमेंट, रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। चलो कितना है बेटा इसके अंदर में, क्या बोला एडजस्टमेंट में? पढ़ो रिपेयर्स और ट्रेड एक्सपेंसेस। पहले तो अदर एक्सपेंसेस में हम लोग लिख देंगे रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस। कितना दिया बेटा रिपेयर्स और ट्रेड एक्सपेंस? देखो 71,200। इसमें से ऑडिट की फी है ना, तो ये देखो 71,200। इसमें बताओ ऑडिट फी कितनी है? हाँ 2,000। हाँ भाऊ सॉरी गलती हो गई भाई। और दूसरा और कौन सा फीस इसमें घुसा पड़ा है? ऑडिट फी 2,000 है, ऑडिट फी 10,000। ये बच्चा कौन अभी बोल रहा था 2,000? हाँ और दूसरा टैक्स मैटर का भी है ना? हाँ टैक्स मैटर का 2,000। ऑडिट फी 2,000 है और टैक्स मैटर का क्या मस्त बच्चे मिले ना। ऑडिट फी 10,000 है, 3 बार चेंज किया यहीं की यही। एंड फीस फॉर टैक्स मैटर कितना है बेटा? 2,000 है। बताओ रिपेयर ट्रेड एक्सपेंस से 71,200 में से 12,000 गए। रुको रुको टेंशन मत लो, अभी जो भी बच्चे चिल्ला रहे हैं ना पीछे जोर जोर से, मेरे पास फॉर्मेट वाले टॉपिक नहीं है आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जहाँ पे मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे, ऐसे भी टॉपिक है अभी, चिंता मत करो। -12 59,200 ये टॉपिक में क्या टीचर कंटिन्यूस लिखते रहता और क्या बच्चों का हो जाता जल्दी इसके अंदर। 59,200 लिख दिया बेटा। अब ये ऑडिट फी और लीगल अपना टैक्स मैटर की फीस कहाँ लिखूँ? मेरे पास सेपरेट कोई हेड है क्या इसके लिए? हाँ है कि बनाऊँ? अदर एक्सपेंस में लिखूँ? अदर एक्सपेंस में जगह नहीं है रे। लिखो 16 नंबर।
लिखो प्रोफेशनल फीस, लिखो इसमें ऑडिट फी एंड टैक्स मैटर फी। कैसा लगा प्रोफेशनल फीस नया वाला हेड आपके जीवन में? 10,000। आप 10,000 मत लेना ऑडिट की फी किसी से भी, और प्रोफेशनल फीस ऊपर पीएनएल में लिखो ना। आइटम नंबर 16, ठीक है, लिख दिया बेटे सभी ने। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो। 71,200 के अंदर में ऑडिट फी और प्रोफेशनल अपना टैक्स मैटर की फीस लिखी हुई थी 10 और 2 12,000, वो हमने सेपरेट कर दिया, प्रोफेशनल फीस में लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखो रे बेटा? अरे बच्चे बोलते भी नहीं यार। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसमें बताओ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग दिया है क्या क्वेश्चन में? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया। थैंक यू बेटा, तू ही एक है, बाकी सब गद्दार है साले, बोलते ही नहीं जल्दी। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,82,000, 10,82,000, और ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया है क्या? 9,52,000। फिगर प्लस आ रही है, थैंक यू, नहीं तो अल्टीमेटली माइनस लिखना पड़ता है यहाँ पे। कितना आया? 1,30,000। क्या किया बेटा मैंने? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डन, चलो आगे। उसके बाद अच्छा, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर माइनस। सर क्यों ऐसा? कोई समझ पाया क्या मैंने माइनस क्यों लिखा? नहीं समझा कोई भी? ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बता रहे कितनी है? 10 लाख, और ओपनिंग स्टॉक की 9,52,000। दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 लाख। अच्छा, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है ना, 1,30,000। या तो ये दोनों लिखो या तो ये लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करके नेट फिगर लिखते हैं ना। यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस कहाँ पे लिखा मैंने? क्रेडिट में, बरोबर ना? क्रेडिट मतलब ये कौन सी है? सॉरी, ये 1,30,000 क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसलिए बैलेंस लिखा डेबिट में। इसका नाम क्या है बेटा बताओ तो? पर क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। और तुम बताओ क्रेडिट बैलेंस पीएनएल के क्रेडिट में आना चाहिए या डेबिट में? क्रेडिट में। लेकिन आप तो पीएनएल के एक्सपेंस में लिख रहे हो ना, ये एक्सपेंस में क्रेडिट बैलेंस आता है या डेबिट बैलेंस आता है? डेबिट बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैंने माइनस लिखा। ओके, पक्का? ओके। ऑनलाइन वाले बच्चे समझा क्या बेटा? वेरी गुड, चलता हुआ आगे। उसके बाद इनकम टैक्स एडवांस, कितना एडवांस दिया बेटा? 56,000। और नीचे एडजस्टमेंट में भी इनकम टैक्स दिया हुआ था भाई साहब। कितना इनकम टैक्स दिया हुआ है बताओ जरा? 70,000। अकाउंट बना लूं क्या रे इसका, कि डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख दो? हाँ, अकाउंट बनाओ या प्लस माइनस करके लिखो? बोलो। अच्छा, ये एडवांस टैक्स का बैलेंस कब का दिया हुआ है हम लोगों को? साल के आखिरी का। तो मैं एक काम करता हूं, रुको, मेरे पास अदर करंट एसेट नाम का कुछ है क्या? 9 नंबर पे है, ये देखो। एक तुमको आसान तरीका बता देता हूँ। अदर करंट एसेट में लिखो एडवांस टैक्स, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। लिख दिया सभी ने? ठीक है, और एडजस्टमेंट जब आएगा तब का तब हम लोग उसका देख लेंगे। लो, अल्टीमेट इफेक्ट सेम ही आने वाला है, चिंता मत करना। अदर करंट एसेट में एडवांस टैक्स दिखा दो।
नेक्स्ट आइटम देख लो बेटा। नेक्स्ट आइटम मेरे को दिख रहा है, सारी एडजस्टमेंट तो हो गई बस, ठीक है। लास्ट वाला है अपना इनकम टैक्स एडवांस हो गया। तो इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना है 40,000, और शेयर कैपिटल ये हमने ऑलरेडी लिख दिया शायद। डिबेंचर कितना है 20 लाख, और इंटरिम डिविडेंड 70,000 है ना, 70,000, और डिबेंचर है आपका 20 लाख। लिख दो ये दोनों भी आइटम। डिविडेंड पेड बोलो कहाँ पे आएगा बच्चों, सीरियसली? डिबेंचर कितना 20 लाख है ना, बोलो। हाँ, डिविडेंड पेड कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा डिविडेंड पेड। पेड है, पेड पीएनएल में जाएगा ना, प्रॉफिट में से कम होगा। कैसे बच्चे रे यार, अब मैं यहाँ पे कहाँ पे तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। करंट ईयर में से दिया, माइनस दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे। कहाँ पे दिखाओ? नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखो माइनस डिविडेंड पेड, और इनर कॉलम में लिखना कितनी फिगर है बेटा इसकी, 70,000 इनर में लिखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम शेयर कैपिटल हो गया ऑलरेडी, डिबेंचर्स भी हमने लिख दिया 20 लाख, दैट्स इट, गेम ओवर। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम लिखे। अब एडिशनल इनकम बोल बेटा, क्या बोले बेटा? माइनस क्या बोल रहे? फाइनेंस कॉस्ट में, हाँ चलेगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स ने कंपनी को क्या दिया हुआ है? अपना पैसा, इसीलिए शेयर होल्डर्स आर नथिंग बट अ प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। सो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को हम लोग ब्याज और डिविडेंड देते हैं, लिख सकते हैं उसको वहाँ पे भी। लेकिन हम लोग डिविडेंड क्या करते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में से हम लोग डिविडेंड माइनस करके दिखा देते हैं। तो मैंने अलग से वहाँ पे दिखाया, दिखा सकते हो फाइनेंस कॉस्ट में भी, क्योंकि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग डिविडेंड को प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में ही दिखाते हैं, है ना। चलो लिख दिए बेटा सारे आइटम। अब वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट देख लो। पहली एडजस्टमेंट हो गई क्या हमारी? यस। दूसरी एडजस्टमेंट हो गई? यस। अरे हुई ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट, ये भी हो गया। इसके दोनों इफेक्ट दे दिए हमने। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दिया गया, चेक कर लो बच्चों। सर हम नहीं बताएंगे, अब हमारा ध्यान सीए के बच्चों की तरफ है। और दूसरा इफेक्ट हमने दे दिया यहाँ पे, एक दिया यहाँ पे, और डिप्रिसिएशंस का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिया ना अभी तक। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बनाओ, दूसरा एक यहाँ पे नोट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखो। डिप्रिसिएशन कितना दिया बेटा? डिप्रिसिएशन बता दो। 2,80,400 डन। चलो दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई, तीसरी भी हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा इफेक्ट दिया हमने, पक्का? ओके दिया है। तीसरी एडजस्टमेंट हो गई। चौथी एडजस्टमेंट देख लो, ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूड, ये तो हमने कर दिया ना। कॉल्स इन अरियर्स 4,000, ये भी हमने लिख दिया। कॉल्स इन अरियर्स 4,000 ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स, तो ये तो हमने इधर से तो माइनस कर दिया। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ दे देंगे? एक तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में तो हमने माइनस कर दिया है कॉल्स इन अरियर्स, और नेट कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे दिखा दिया। वैसे भी कॉल्स इन अरियर्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था ना अपने को, टेंशन का काम नहीं, बाइफरकेशन था, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो एक जगह डिस्क्लोजर आएगा। बच्चे ऐसा बोलते ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट नहीं बोलना, ऐसा बोलना एक जगह डिस्क्लोजर। सर कॉल्स इन अरियर्स एडजस्टमेंट में दिया है, फिर भी आपने उसके दो इफेक्ट क्यों नहीं दिए? बता देता हूँ। कॉल्स इन अरियर्स जो एडजस्टमेंट में दिया है वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स जो एडजस्टमेंट में दिया है वो सिर्फ एक तुच्छ इंफॉर्मेशन है। कॉल्स इन अरियर्स तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर में दे दिया है 50,000, चेक करो, और वो 50,000 का बाइफरकेशन दिया है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। इट इज जस्ट अ बाइफरकेशन, उसको एडजस्टमेंट यानी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन समझ के दो इफेक्ट के चक्कर में मत पड़ना। वो सिर्फ क्या है? बाइफरकेशन है। जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर में बाइफरकेशन दिया है ना, कि उसमें थोड़ा सा ऑडिटर्स फी घुस गया, थोड़ा सा टैक्स मैटर का फीस घुसा हुआ है, बस वो सिर्फ बाइफरकेशन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है। हो गया, वो भी कंसिडर कर लिया हमने। अलग अलग दिखा दिया था ना 4,000 और 46,000।
उसके बाद डायरेक्टर्स डिसाइडेड एन ऑन इंटरिम, डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.5% and recommended dividend for the amount of 1,46,260। चलो फटाफट से मुझे बता दो, अब इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे हमने ऊपर लिखा 17,000, 2% निकाल के बताओ तो कितना फिगर आ रहा है इंटरिम डिविडेंड का। 2% की फिगर कैलकुलेट करो पेड अप कैपिटल पे, कॉल्स इन अरियर्स माइनस करने के बाद। कॉल्स इन अरियर्स माइनस करो, बोलो कितना है बेटा? 98,750। ऑलरेडी हमने कितना दिखाया? ऑलरेडी डिविडेंड दिखाया ना बच्चों, कुछ 70,000 है ना, इसमें और ऐड करेंगे बच्चों 28,750, या पूरा एक साथ दिखा दो यहीं पे, 98,750 भी दिखाए तो भी चलेगा। किसके लिए नोट लिख दो अलग से, ऐसा लिखो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और नीचे अगर कहीं किसी को स्टार मार्क दिखा करके नोट दिखाना है तो ऐसा लिख देना डिविडेंड डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड, लिखो जल्दी जल्दी से 2.5% divided on 39,98,750। इसमें से ऑलरेडी 70,000 हमने दिखा दिया। डन। और आगे बोला है और भी तो डिविडेंड दे रहे हैं ना 1,46,260 फर्दर डिविडेंड, और इसको एक और नाम है बच्चों एनुअल डिविडेंड। कितना है बेटा? 1,46,260। डन। डिविडेंड टैक्स वगैरह के बारे में कुछ बोला है क्या? हाँ 17% निकालो, 146,260 का 17% और ये इसका भी 17%, दोनों का टोटल कर लो 98,750 प्लस 146,260 इंटू 17%, यह आया 41,000 कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, 17% ऑन बोथ डिविडेंड, ऐसा लिख दो ऊपर के, बोथ डिविडेंड अबाउ 41,651.7, 41,652 राउंड ऑफ कर रहा हूं, करो टोटल कर दो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी कंपनी देगी, 146,260 प्लस वो 41,652 प्लस 98,750, एक साथ ही दिखा देते 286,662। डन। 286,662। ऑल सेट। अच्छा अब यहाँ पे कि नहीं, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था बेटा, दिख रहा है क्या सभी को? ये एडजस्टमेंट में दिया ना, इन्होंने डिक्लेयर किया, ये भी देना पड़ेगा, ये भी डिक्लेयर किया हुआ है, और ये ऊपर का जो 28,750 है, ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में दी हुई है, ये हम लोगों को अभी करना है। तो हम लोग इसका एक इफेक्ट कहाँ दिखा देंगे? प्रॉफिट से कम करेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखा देंगे हम लोग? ये इसको लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन। बट अब प्रोविजन दिखाने से अच्छा एक काम करो, ये डिविडेंड जो होता है ना, ये प्यार से अगर बोला जाए तो इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मालूम है सभी को? तो इसको हम लोग रिजर्व सरप्लस से माइनस कर देंगे, या फिर एक काम करो प्रोविजन के अंदर भी दिखा देंगे, कैसे भी आपको एक तरीके से दिखा सकते हो, राइट?
सो देखो अब ये 286,662 हो गया, इसको हम लोग बाइफरकेट करके लेंगे। ये 3 फिगर थोड़ा सा आपको साइड में लिख के देता हूँ, करो टोटल करके बताओ तीनों का। 146,260 प्लस 41,652, ये तीनों की टोटल करो। और इसके दो इफेक्ट क्या करना है आपने, पीएनएल अकाउंट के अंदर में आप दिखा दोगे, करंट ईयर प्रॉफिट में से माइनस करना है और इधर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, जो भी तीनों का टोटल आ रहा है। बस यही एक एडजस्टमेंट बचा है ना अपना, तो ये एक बार आप कर लो अभी के अभी। और उसके बाद में और कौन सी एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स। बच्चों 70,000 तुमने तो मुझे इंटरिम डिविडेंड बोला था ना, वही था ना, हाँ। और एक प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 70,000 रुपए का, इसके भी दो इफेक्ट ले लो। 70,000 प्रोविजन, ये लिख लो बेटा प्लीज फटाफट से। इसके दो इफेक्ट कहाँ पे रहेंगे बता दो जरा। एक तो पीएनएल के अंदर में दिखा देंगे टैक्स प्रोविजन, और उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर में दिखा देंगे 70,000। ये 70,000 के दो इफेक्ट, ये दो चीज है, ये दो चीज आज अब एक बार आप ट्राई कर लो अभी के अभी। उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल करके मुझे बता देना। डन, दो चीजें आपको होमवर्क दे रहा हूँ। और आज का होमवर्क क्या है बेटा, आज एमटीपी का सम ट्राई करना है, एक कैश फ्लो का और एक फाइनल अकाउंट का। डन। कल हम लोग क्या करेंगे बेटा, कल नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो ये जो है बचा हुआ एक 5-7 मिनट बताऊंगा, एक फाइनल अकाउंट का और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एक अच्छा सा कोई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर होगा तो मैं निकाल के लाता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन तो खत्म हो गए अभी। अगर एमटीपी आरटीपी में से कोई मिल जाता है, संकेत के हाथ में सब कुछ, आज रात को 7:15, ठीक है, बोल देना। तो एक क्वेश्चन किस चीज़ का बेटा, फाइनल अकाउंट का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप लोग एमटीपी से सॉल्व करके आओगे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एमटीपी से करके आओगे। डन। तो कल आते ही सबसे पहले ये बताऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आपको वो ले लूंगा। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। बट एक हाथ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसका बड़ा वाला क्वेश्चन कोई, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चन के कंपैरिजन में कंपेटिटिवली क्वेश्चन नंबर ये 4 जो है हमारा, ये इजी था, फॉर्मेट बेस्ड था, ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें थी नहीं। सर ग्रुप पे डाल देना फॉर्म एमटीपी वाला क्वेश्चन। जी बेटा डाल दूंगा।